हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज का मौजूए जो बहस है वो आप देखते आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का मामला है जो कि बरतानिया में है और उनकी वीज़ा में तौसी की दरख्वास्त कल मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने बरतानवी महकमा दाखिला के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है जिसका उनको हक हासिल था। अब बयानात भी बहुत सारे आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात ने आज एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पास अब वापस आने के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर हम बरतानवी कवानीन की बात करें, एक्सपर्ट्स की राय जो हम कल से देख रहे हैं उसमें बहुत सारे कानूनी निकात सामने आ रहे हैं जिसकी बुनियाद पे लगता ये नहीं है कि इतना ज़्यादा मुश्किल है फिल वक्त। अब आज के प्रोग्राम में हम बरतानवी कवानीन के माहिर से जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं या फिर उनको वतन वापस ही आना पड़ेगा हर हाल में। और फिर ये कि नवाज शरीफ साहब पर जो तनकीद हो रही है वो कि वो मुल्क से भागे हुए हैं और बहुत सेलिब्रेट कर रही है हुकूमत ये दरख्वास्त मुस्तरद होने को, और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को गलत बयानी पर बरतानिया में भी सज़ा हो सकती है। इस सारे मामले पर नवाज शरीफ साहब इस वक्त सोच क्या रहे हैं और वो कितने पुरएतमाद हैं कि सियासी नुकसान भी नहीं होगा और ये मामलात भी उनके हल हो जाएंगे उनके क़याम के हवाले से। ये हमने जानने के लिए बड़े ख़ास शख्सियत से रब्ता करेंगे, बरतानिया में मौजूद एक सहाफ़ी जो कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सारे मामलात पर। और प्रोग्राम के जो आखिरी दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम तज्ज़ियाकारों से बात करेंगे कि नून लीग जो पहले ही बयानिए की जंग में उलझी हुई है इससे उनकी सियासी मामलात के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। तो पहले सबसे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा अली शाह लंदन से और बरतानवी माहिर कानून मिर्ज़ा सफदर इकबाल साहब भी लंदन से हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा, मैं आपसे आगाज़ में जानना चाहूँगी कि आपके पास क्या ख़बर है इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, उनका क्या मोराल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है इस वक्त कि अब उनको आना ही पड़ेगा, बरतानिया से उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो कितने पुरएतमाद हैं कि वो यहाँ पर मज़ीद क़याम कर सकेंगे बरतानिया में? जी, अब सब मैं सिर्फ बरतानवी जो कानून है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, और ये कि बरतानवी कानून इसमें क्या कहता है और जो मेरी इसमें जितने भी जो मुख्तलिफ तकरीबन 5 मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हुई थी जिसके ऊपर मैंने न्यूज़ में स्टोरी भी आज फाइल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस जो नवाज शरीफ की जो रिजेक्शन हुआ उनकी वीज़ा एक्सटेंशन, इसका डिपोर्टेशन से रिमूवल से कोई ताल्लुक नहीं है एट दिस स्टेज। रिमूवल वगैरह की जो स्टेजेस है वो कई सालों के बाद आ सकती है, फिलहाल नहीं आ सकती। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ की जो उन्होंने वीज़ा, दो बातें, एक तो ये कि जब से नवाज शरीफ लंदन में आए ये उनकी इससे पहले 2 दफ़ा उनको वीज़ा एक्सटेंशन मिल चुकी है उनके विजिट वीज़ा के ऊपर। जो अब के बार उनको जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है ये एक्चुअली जो एक्सटेंशन जो रिजेक्ट हुई है इसकी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट कैंसिल किया हुआ। लेकिन जब की बार जो उनकी वीज़ा एक्सटेंशन की जो उन्होंने अप्लाई किया था वो ये बुनियादी तौर पर जो होम ऑफिस राय के मुताबिक वो इस बुनियाद पर हुआ। अब वो इसको लीगली वो इंगेज कर रहे हैं। होम ऑफिस ने वीज़ा रिजेक्ट करते हुए उनको राइट टू अपील दिया, वो अपील उन्होंने लॉन्च कर दी है। इस अपील की जो भी आगे आपको मैं स्टेजेस बता दूं, तकरीबन जो इस वक्त जो प्री पोस्ट कोविड जो बैकलॉग चल रहा है उसके तहत तकरीबन 1 साल से 1.5 साल तक लग जाएगा इस अपील के जो हियरिंग का टाइम है ना, मिनिमम 1 साल तो लग जाना है। उसके बाद अगर लेट से वो नवाज शरीफ के खिलाफ आती है, वो खिलाफ फैसला आता है तो वो अपर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं जिसमें तकरीबन 1.5 साल का और टाइम लग जाएगा। और उसके बाद भी उनके पास अगर वो भी उनके फैसला खिलाफ आता है तो उसके बाद वो जुडिशियल रिव्यू के लिए हायर कोर्ट में जा सकते हैं। और ये अगर आप यूं करें कि ये अगर स्पीड अप भी ये प्रोसेस किया जाए, जो कि हो नहीं सकता इसलिए कि इस वक्त कोविड के बाद यहाँ पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब होया हुआ है, तो ये मिनिमम आपको 2.5 से 3 साल की इस वक्त एक एक्सरसाइज लग रही है। फिर अगर ये मामला कोर्ट ट्रायल में जाता है तो ट्रायल में फिर वो सारी बातें सामने आएंगी कि वो अपने ऊपर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हुआ। फिर ट्रायल पे तो एक पूरा डिबेट है कि उन्हें जज को कन्विंस करना है, वो बहुत बात की स्टेज है। इस स्टेज पर उनका इमीडिएट जो कहा जा रहा है कि और कोई चॉइस नहीं है, वो बरतानवी कानून ने जो उनका वीजा रिजेक्ट करते हुए उनको अगला राइट दे दिया है और ये उनके पास है। जी, और इसको हम मजीद भी मिर्ज़ा साहब से जो लीगल ऑप्शंस हैं उनके पास वो जानेंगे, और हमने आपकी वो रिपोर्ट भी पढ़ी जिसमें आपने बड़ा तफसीली तौर पे इसका अहाता किया। लेकिन मुर्तज़ा, अगर फिर भी आप ये बता सकें कि जो हल्के मौजूद हैं नून लीग के इस वक्त लंदन में, वो क्या सोच रहे हैं इस सारी सिचुएशन के हवाले से?
जी, इस बारे में जो उनके जो वुकला से कल मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि वो इस बारे में फुली कॉन्फिडेंट है कि वो होम ऑफिस को एक्सप्लेन कर लेंगे कि जिस टेक्निकल रीजन पे उन्होंने वीजा रिजेक्ट किया है वो उसको उसके फैक्ट्स ये हैं, और ये कि जो उनका ये कहना है कि उनको ये बिल्कुल फुली वो इस बात पे पूरा एतमाद है कि इस हवाले से जब उनको पूरे फैक्ट्स जो ट्रिब्यूनल को दिए जाएंगे तो जो जो ट्रिब्यूनल जो फैसला करेगा वो ये समझते हैं कि वो कानून को देखेगा और फैक्ट्स को देखेगा। तो उनकी अप्रोच ये है कि ये पूरा जो केस है इसको एक लीगल, इससे पहले नवाज शरीफ ने जब से आए वो लीगली उसको एंगेज किया, और वो फ्यूचर में भी उनकी जो लीगल टीम है उनका ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस पे कोई सियासी बयान दिए बगैर वो इसको एक जो लीगल तरीका जो एंगेजमेंट है वो उसी के जरिए इस केस को रन करेंगे, कानूनी तौर पे ही आगे लेके चलेंगे। मैं मिर्ज़ा साहब से बात कर लेती हूँ इसके जो कानूनी पहलू होंगे। मुर्तज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। मिर्ज़ा साहब, ये कितनी यूजुअल या कॉमन बात है जिस तरह की सिचुएशन बनी जिसमें बरतानवी कानून के मुताबिक क्या वीज़ा को की एक्सटेंशन की दरख्वास्त को इस तरीके से आम तौर पे मुस्तरद किया जाता है? इस केस में आपकी नज़र में बुनियादी वजह क्या बनी? क्या पासपोर्ट का एक्सपायर्ड होना एक अहम वजह है? जी बहुत शुक्रिया आपका कमल। सबसे पहले तो चूंकि मेरे सामने ये रिफ्यूज़ल नहीं है, रिफ्यूज़ल देख के बताया जा सकता है कि किस कैटेगरी में उनकी एप्लीकेशन की गई थी और वो फिर रिफ्यूज़ हुई। जैसे कि मुझसे पहले शाह साहब ने अभी बताया कि उनकी 2 एक्सटेंशंस इस विजिट वीज़ा की हो चुकी हैं। तो जहाँ तक विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन का ताल्लुक है, वो कोविड की वजह से यहाँ होम ऑफिस ने कुछ एग्जाम्पशंस दी हुई थी विजिटर्स को कि वो पहले तो एक ख़ास डेट तक, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन ले सकते थे जितना वो वीज़ा लेके आए हुए थे। तो ये वो वीज़ा है जो प्योरली विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन विजिट वीज़ा की ही शक्ल में दी जाती रही है कोविड सिचुएशन की वजह से। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि जो विजिट वीज़ा होता है उस पर राइट ऑफ अपील नहीं होता। उसको आप रिव्यू की रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेम केस वर्कर के पास। अब अगर मैं शाह साहब के जो इन्वेस्टिगेशन कह लें या इंक्वायरी कह लें जो इन्होंने उनकी लीगल टीम से बात की है उसको सामने रखते हुए आगे से बढ़ाऊं, तो अगर उन्हें किसी किस्म की ये राइट ऑफ अपील मिला है किसी वीज़ा कैटेगरी में, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा कैटेगरी हो सकती है, जिसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैटेगरी का जिक्र करूंगा। ये होती है आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8 के तहत, जो कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर एक यहाँ पे आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन की जाती है कि इस जो भी एप्लीकेंट है इसका अपने कंट्री के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है, उसकी फिर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी बेस के ऊपर वो एप्लीकेशन जहाँ की जाती है। अगर वो वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए तो उसमें राइट ऑफ अपील एप्लीकेंट को दिया जाता है, तो उसको फिर डिफेंड करने के लिए पूरा मौका दिया जाता है। तो उस एप्लीकेशन के ऊपर अपील का जो प्रोसेस है, रिफ्यूजल के बाद 14 दिन के अंदर अंदर अपील दायर करनी होती है, और फिर वो अपील ऑलमोस्ट आप कह लें 6 मंथ से 1.5 years और 2 years तक का टाइम सारी जितनी भी उसमें फर्दर एप्लीकेशंस होती हैं परमिशन टू अपील की, वो एक्सरसाइज करते हुए लग सकता है। अब एक और कैटेगरी हो सकती है जो इनकी सिचुएशन है, उसमें ये कैटेगरी होती है अडल्ट डिपेंडेंट की। अडल्ट डिपेंडेंट वो लोग होते हैं जिनको एक लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत होती है। फिर वो उनके अगर बच्चे उनके फैमिली मेंबर्स यूके में हैं और वो ब्रिटिश हैं और वो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस सूरत हाल में फिर उन्हें यहाँ पे आने का हक होता है इमिग्रेशन रूल्स के अंदर। अच्छा। तो वो यहाँ पे उन्हें ये प्रूव करना होता है कि वो अपने कंट्री में ये उनकी केयर कंटिन्यू नहीं रह सकती। तो लेकिन उसका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है उस कैटेगरी का कि उसमें एप्लीकेंट को अपने कंट्री से वो वीजा अप्लाई करके आना पड़ता है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन है, तो ये जो फर्स्ट सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है कि मेडिकल बेसिस पे हो सकती है इनकी एप्लीकेशन, वो पॉसिबली रिफ्यूज हुई होगी, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये राइट ऑफ अपील इन्हें मिला है। या अगर दूसरी है कोविड की वजह से विद इन द कंट्री एप्लीकेशन कर ली है, चूंकि वो एक्सेप्शंस थी लोगों को कि जो वापस नहीं जा सकते वो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन
कर सकते हैं या स्विचिंग कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी उसमें भी है। लेकिन वो भी सेम सूरत हाल, अगर वो भी रिफ्यूज हुई है तो उसमें भी राइट ऑफ अपील होगा और आप 1.5 से 2 साल 6 माह से 2 साल यानी ज़हन में रखें कि लग सकते हैं। तो सॉर्ट और ये कोविड को कंसिडर करते हुए मजीद ज़्यादा वक्त भी इन चीज़ों के अंदर लग रहा है। मुमकिन तौर पे क्या क्या हो सकता है? मिर्ज़ा सफदर इकबाल साहब आप इस बारे में बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। फिर जो असल मामला है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे वो यही कि नवाज शरीफ साहब का ये जो सारी सिचुएशन बनी है, इसका नून लीग की सियासत के ऊपर क्या असर हो सकता है और ख़ुद बजाते खुद नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या इम्प्रेशन जाएगा उनके वोटर के की तरफ भी, और जो इस वक्त हमारी हुकूमत है जो इस मामले को बहुत सेलिब्रेट कर रही है उनकी तरफ भी, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करें नवाज शरीफ साहब की जो बरतानिया में उनका वीज़ा के तौसी के हवाले से दरख्वास्त है उसको वो मुस्तरद क्या हुई, उसके बाद जो है हम देख रहे हैं एक सियासी तौर पे भी इस मामले को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है, जहाँ कहीं ये भी दावे किए जा रहे हैं कि अब उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ब्रेक से पहले लीगल ओपिनियन तो आपने सुन लिया कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अब ज़रा सियासी ओपिनियन आप तक लेके आएंगे और हमारे साथ इसके लिए मारूफ तज्जियाकार और सहाफ़ी दोनों ही बड़ी ख़ास शख्सियात हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब और ज़ैगम खान साहब। आप दोनों से हम इसके सियासी असरात के बारे में बात करेंगे। ज़ैगम साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस सारी सिचुएशन को देखते हुए नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त मुल्क से बाहर रहने के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास है या नहीं है? क्योंकि हेल्थ ग्राउंड्स की जो बात थी कुछ अर्सा कबल उनकी साहिबजादी ने एक गुफ्तगू की थी और कहा था कि अगर ये मेक श्योर कर दिया जाए कि वो पाकिस्तान आएंगे और उनके साथ इंसाफ होगा तो आज शाम को ही उनको बुला लेंगी, तो वो बात तो थोड़ी एक तरफ रह जाती है। क्या कोई ऑप्शन नहीं है नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त? जी, इस वक्त तो बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आएंगे और आते ही जेल में जाएंगे तो इस वक्त भी जो पार्टी को लीड कर रहे हैं वो जो कुछ कर रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। और हेल्थ अगर उनकी उतनी ख़राब नहीं है जितनी उनकी पार्टी बताती है, तो उतनी ठीक भी नहीं है जितनी पीटीआई बताती है। और इस वक्त जो सारा मसला है मेरे ख़्याल में ये सियासी ही है। आप मुझे बताइए कि सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर आज के दिन तक कौन सा पाकिस्तानी सियासतदान है जिसे बरतानिया ने वापस भेजा है? बरतानिया को, यूरोपियन मुल्कों को बहुत बड़ा क्लाउट मिलता है जब सियासतदान थर्ड वर्ल्ड के दूसरे मुल्कों के वहाँ आके रहते हैं, क्योंकि जाहिर है ये लोग फिर वापस जाकर बड़ी बड़ी पोजीशंस भी लेते हैं। तो कौन सा मुल्क होगा कि वो अपना इन्फ्लुएंस गंवाना चाहेगा, जबकि पाकिस्तान के साथ उसका ऐसा माहदा भी नहीं है कि उसको मजबूर किया जाए। एक टेक्निकल साइड है जिस पर आप गुफ्तगू कर चुके हैं, वो चलती रहेगी, लेकिन मसला टेक्निकल तो है नहीं। आपने देखा कि हमारे जो बाकी सियासतदानों का भी मामला है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन जो सियासी हुकूमत है उसको सॉल्व कर देती है। मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं है इस वक्त तक, जब तक कि कोई मुफाहमत नहीं हो जाती, और इस ऑप्शन को वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी तक वहाँ वहीं रहेंगे। सियासी तौर पर जो गुफ्तगू चल रही है और जो नैरेटिव है पीटीआई का, वो इस वक्त रेनफोर्स हुआ है, उनको एक मौका मिला है, वो चलता रहेगा। कुछ अरसे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दिफाई पोजीशन में रहेगी, लेकिन ना नवाज शरीफ साहब आएंगे और ना इस मामले का फ़िलहाल कोई रेजोल्यूशन निकलेगा। मुर्तज़ा साहब, ऐसा नून लीग इस वक्त क्या कर रही है, ये जो हालिया इंतखाबात भी हुए आज़ाद कश्मीर के या दीगर मामलात में, कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और वो कानून का केसेस का सामना करते हैं तो उस सूरत में वो नहीं कर पाएगी नून लीग? देखें जी, अभी जिस तरीके से कल से लड्डू बांटे जा रहे हैं पीटीआई के हलकों में कि बस अभी उनको पकड़ कर भेज देंगे, तो आपके कानूनी माहिरीन ने भी आपको बता दिया, मुर्तज़ा शाह ने भी बता दिया कि ऐसी कोई कहानी है नहीं। कोई 2.5-3 साल से पहले तो वहाँ पर पता भी नहीं हिलना, तो नवाज शरीफ को जबरन वहाँ से वापस भेजना, इसके इम्कानात सिफर के करीब है। और मेरे ख्याल में जो सीनियर लोग हैं, ख़ासतौर पर शेख रशीद ने तो खुद ही हाथ खड़े कर दिए थे कि जी मैं उनको नहीं ला सकता। अब उनकी जो वजारत है उसके अंदर बहुत सारे खानसामा हैं जिनकी ख्वाहिश होगी कि वो आ जाएं, तो अब ख्वाहिशात से तो चीज़ें नहीं होती। लेकिन नवाज शरीफ अगर वो ख़ुद आना चाहेंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता, और यहाँ तक कि उनकी पार्टी भी नहीं रोक सकती। ये बात रिकॉर्ड पर है कि जब 13 जुलाई 2018 को वो आए अपनी बेटी के साथ, तो उनकी पूरी जमात मुखालिफ थी, उनके छोटे भाई भी इसके मुखालिफ थे कि आप
रब्दा वास्ता ये आप ना आए, ताकि हम जो है वो इलेक्शन का जो मामला है उसको ठीक करें। लेकिन वो आ गए, अब उसके जो भी नताज निकले। तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ, जिसने अभी 3 ट्वीट्स करके 2-3 दिन पहले शहबाज शरीफ के पूरे बयानिए को दफन कर दिया है भाई के, और शाहिद खाकान और दूसरे जो हाक्स हैं वो खड़े हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को और मरियम को इसकी परवाह है कि जी अगले जो इंतखाबात हैं उसके नतायज क्या निकलेंगे, क्योंकि वो एक लकीर खींच दी है नवाज शरीफ ने कि मिलावट वाली जमहूरियत नहीं चाहिए, और ऐसा निज़ाम जिसमें अख्तियार कहीं और हो, जिम्मेदार कहीं और हो, ये नहीं चलने वाला। तो इसलिए अब यही रहेगा कि नवाज शरीफ वहाँ से और मरियम यहाँ से चलाएंगे। ये लेकिन इस बात अगले इंतखाबात की परवाह शहबाज शरीफ साहब को तो है, क्योंकि वो पार्टी के सदर भी हैं। तो इस सूरत हाल में खैर भी आगे जाके आप लोगों से पूछ लूँगी, लेकिन ज़ैगम साहब आपकी नज़र में क्या ये एक कंसर्निंग सिचुएशन नवाज शरीफ साहब के लिए बजाते खुद है, जब बार बार ये ताना दिया जाता है पाकिस्तान में कि कैसे 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं जो मुल्क वापस नहीं आ रहे? पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान बाहर रहे हैं, मेरे ख्याल है जो उनकी अपनी फॉलोइंग है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, क्योंकि उनका जो अपना नैरेटिव है कि उनके साथ ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी हुई है, उनके ख़िलाफ़ केस गलत था, उस एतबार से उनके लिए कंसर्न तो उनके अपने वोटर हैं, अपने फॉलोइंग है, उन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक पीटीआई है उनके हद तक तो अगर वो आ भी जाएँ, कैद में भी चले जाएँ, फांसी पे भी चढ़ जाएँ, तो तब भी वो क्लीन नहीं हो सकते। तो इस तरीके से तो वो नहीं देख सकते। उन्होंने जाहिर है मेरे ख्याल में तो फैमिली के लिए, पार्टी के लिए एक पेट्रियार्क के तौर पर और घर के सरबराह के तौर पर, पार्टी के सरबराह के तौर पर उनकी ज़िंदगी, सलामती, सेहत बहुत अहम है इस उम्र के हवाले से, और वो भी दबाव उन पर ज़रूर होगा। और अगर वो आने का फ़ैसला करेंगे तो उन्हें देखना होगा कि फिर उस सूरत में वो क्या फ़ायदा होगा जो पार्टी को, उनकी सियासत को, उनकी ज़ात को होगा। मेरे ख्याल में जब पिछली दफ़ा आए थे तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो था, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के तहत आए थे। इस वक्त जबकि अभी इंतखाब भी 2 साल दूर है, तो इस वक्त आकर मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरीके से, वो कौन सा सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो सकता है जिसमें उनके आने से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए। उन्होंने कोशिश करके देख ली, पहले भी उन्होंने जो है एक दफ़ा से आपको पता है जीटी रोड पर भी उन्होंने कोशिश करके देख ली, अभी भी तहरीक चला के देख ली, तो लोगों में अभी तक वो अभी तक चीज़ नहीं आई कि पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हो। उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वो खुद ब खुद हुआ करता है, और बाकी इसके अलावा क्या फ़ायदा हो सकता है तो मैं नहीं समझ सकता। सुलंगी साहब, बहुत से हरबे ऑपोजिशन ने आजमाए हैं, जिस तरीके से ज़ैगम साहब भी बात कर रहे हैं, और ख़ुद भी नून लीग की तरफ से जो इक़दाम किए गए, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर को ख़ास उसका सियासी तौर पे असर नहीं हुआ है। आपके ख़्याल में नवाज शरीफ साहब के लिए आने वाले वक्तों में साजगार वक्त क्या हो सकता है, इंतखाबात से फ़ौरी पहले, या अगर सियासी तौर पर वो सोच के अपनी वापसी का फ़ैसला करें? देखें, ये बात दुरुस्त नहीं है कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो कुछ तहरीक चलाई या पीडीएम बनाई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा उनको हुआ है और हुकूमत को नुकसान भी बहुत हुआ है, और पीडीएम के टूटने का अलबत्ता हुकूमत को खासा फ़ायदा हुआ है। तो ये बात, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है किसी बड़ी तहरीक की। नवाज शरीफ किस वक्त वापस आएंगे वो इंतखाबात से थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, या मुल्क के अंदर कोई ऐसी सियासी तब्दीली आए इलेक्शन से पहले ही जिसके नतीजे में वो महसूस करें कि उनका आना बहुत ज़रूरी है और उससे उनकी जमात को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी जब न तहरीक का माहौल है, न इलेक्शन सर पे खड़े हैं, वो आएँ और सीधे जो है वो जेल चले जाएं, तो वो इस तरह का घाटे का सौदा वो बिल्कुल भी नहीं करें। ज़ैगम साहब, इस वक्त एक और बहस भी है पीएमएलएन के दरमियान, नैरेटिव के हवाले से, जो बयानिए के हवाले से जो मामलात हैं वो भी हैं, तो उसके अंदर एक पॉलिटिकल तौर पे बहुत सारे बयानात, ऑब्वियसली अब ये वीज़ा एक्सटेंशन की रिजेक्शन के ऊपर भी हो रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये ऐड करता है नून लीग के लिए? बयानिए वाले मामला भी कितना संजीदा है, अगर हम वोटर की नज़र से देखें, आम आवाम की नज़र से देखें, जब बयानात मैच नहीं करते तो ये कितना बड़ा इशू होता है एक आम आदमी के लिए, वोटर के लिए?
मेरे ख्याल है इस वक्त तो ये कन्फ्यूजन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगरचे पिछले 3 साल में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, आप इनको बयानिया कह लें या इनको 2 स्ट्रेटजीज़ कह रहे हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ पहली जमात नहीं है जिसने इस तरह की स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं। और आम तौर पे जो सियासी जमातें ज़ेर अताब होती हैं हमारी मुक़्तदरा क़ुव्वतों की, तो उनका बयानिया तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही होता है, लेकिन साथ साथ एक मुफाहमत की स्ट्रेटजी भी चल रही होती है। देखिए, जब मोहतरमा वापस आई थी और उस वक्त जो उनकी मुज़ाकरात चल रहे थे, आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, तो पीपल्स पार्टी ने कभी तस्लीम ही नहीं किया था कि वो चल रही है, तो मुफाहमत की एक स्ट्रेटजी चल रही थी और इस स्ट्रेटजी के नतीजे में बहुत कुछ हुआ था। एक कानून जो है NRO भी पास हुआ था, बहुत कुछ तय हुआ था और वो वापस आई थी, लेकिन मोहतरमा ने किसी भी स्टेज पर अपने नैरेटिव को मफाहिमाना नहीं बनाया था, क्योंकि एक मफाहिमाना नैरेटिव ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपका रगड़ा लग रहा हो, आपको पॉलिटिकली बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तो सूट नहीं करता कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने ये बयानिया अपनाया है और जिस ज़ुबान से अपनाया है, जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मैं पाँव पकड़ने को तैयार हूँ, ये तो सारा कुछ इतना डिस्पिरिटिंग है कि इसके नतीजे में तो कारकुन झाग की तरह बैठ जाएगा, पार्टी डीमोबिलाइज हो जाएगी। ख़ास तौर पे आप देखिए, शहबाज शरीफ को 1.5 साल तक भाईजान ने पूरा मौका दिया कि आप जो करना चाहते हैं कर लें, उन्हीं का बयानिया या उन्हीं की स्ट्रेटजी ही चलती रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ ने सड़कों को गरमाने की कोशिश की, PDM की मूवमेंट चली, तो उसके नतीजे में तो बहुत फ़ायदा हुआ, इनके वोटर मोबिलाइज भी हुए, बहुत से इलेक्शन भी जीते। उसके अलावा मरियम नवाज एक बहुत पॉपुलर लीडर और अपने वालिद की सक्सेसर बनकर भी उभरी, तो उस वक्त तो बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन इस वक्त, बिल्कुल इस वक्त अगर आप देखें तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और जो 2nd टियर और 3rd टियर लीडरशिप है उसको समझ नहीं आ रहा किधर जाना है। ख़ास तौर पे जो इलेक्टेबल्स होते हैं, यानी तमाम वो लोग जिन्होंने लेजिस्लेचर बनना है, इंतखाब लड़ने हैं, MNA बनना है, वजारत की उम्मीदें लगाई हैं, वो खौफ ज़दा हैं कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा चलता रहा तो अगला इलेक्शन हमारे लिए जीतना मुमकिन नहीं होगा। और उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि अगले इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय किए जाएं। लेकिन जहाँ तक लोगों को मोबिलाइज करने का सवाल है, उसके लिए किसी ना किसी तरह आपको कम अज़ कम ऑन द फेस ऑफ इट एक मुज़ाहिमत जैसा बयानिया अख्तियार करना होगा, वरना आपके लोग, वर्कर्स, वोटर्स, उनमें जो जज्बा है, जो हिम्मत आई है, वो कम पड़ जाएगी। सोलंकी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि मुज़ाहिमत जो है वो नून लीग का स्टाइल ही नहीं है सियासत करने का, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ये एक ऐसी जमात बन चुकी है जिसको बैलेंस आउट नहीं करना पड़ेगा मुफाहमत और मुज़ाहिमत के दरमियान, बल्कि मुकम्मल तौर पे मुज़ाहमत के साथ भी चल सकते हैं? देखें जी, जो कायनात में जो चीज़ें हैं वो कई दफ़ा अपने बिल्कुल मुतज़ाद और मुखालिफ सिमत में चल पड़ती हैं। सियासी जमातों के साथ भी ऐसा ही होता है और अफराद के साथ भी होता है। नवाज़ शरीफ किस तरह से सियासत में आए थे वो सबको पता है, लेकिन जब वो निकाले गए 93 में, उसके बाद उनकी सियासत कैसी रही है वो बिल्कुल किसी और ही रुख में चली है। तो ये बात दुरुस्त है कि जो मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसका जो वर्षा है, जो माजी है, वो उसके अंदर प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत रही है, लेकिन उस जमात ने अपने आप को रीडिफाइन करने की भी कोशिश की है और ये तकरीबन तमाम जमातों के साथ होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खुद PTI ने अपनी सियासत किस तरह से शुरू की थी और जब वो यू टर्न लेके अजीम सियासी शख्सियत होने का सबूत दिया, तो आजकल वो क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब के जो माजी में जो बयानात हैं और जो इंटरव्यूज़ हैं मुख्तलिफ उमूर पे, क्या उसके बिल्कुल उलट वो नहीं चले गए? तो ये सियासत के अंदर होता है, इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि अगले जो इंतखाबात हैं उसमें जो इलेक्टेबल्स हैं मुस्लिम लीग नून के, जो खासे परेशान हैं, जिनकी सांस फूली हुई है, वो कहाँ पर खड़े होंगे। और नवाज शरीफ साहब ने जो दाव खेला है या जो गैम्बल किया है और वो समझते हैं कि जो अगले इलेक्शन होंगे उसमें सियासत ऐसी बनेगी जैसे 70 में भुट्टो ने खंबे को खड़ा कर दिया तो लोगों ने उसको वोट दिया। क्या इस तरह का माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा,
ये वो चीज़ें हैं जो कि हम वक्त गुजरने के साथ देखेंगे। लेकिन जैगम साहब, कुछ चीज़ें तो पेश ख़ैमा भी होते हैं हालात व वाक़यात आने वाले वक्तों का। तो अभी तक जो आज़ाद कश्मीर में हुआ या फिर सियालकोट में हुआ, उसको देखते हुए आप समझते हैं कि इस तरफ जा सकते हैं मामलात के जिसको भी खड़ा कर दिया लोग वोट दे देंगे? मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में तो ऐसा नहीं होने वाला। जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में बड़े वाज़े तौर पर एक 2 पार्टी सिस्टम हमें नज़र आया है कि मुकाबले जहाँ भी होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI के दरमियान में होंगे, अक्सर जगहों पे सख्त होंगे। कुछ जगह पे अभी तक ज्यूरी इज़ आउट कि साउथ पंजाब किधर को जाएगा। सेंट्रल पंजाब में सिर्फ एक छोटे इलेक्शन की बुनियाद पर हम नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत पीछे चली गई, क्योंकि जब एक MPA या MNA का हल्का होता है तो पूरे सूबे की जो कुव्वत है वो हुकूमत उस पर डाल देती है। तो आम तौर पे मिड टर्म इलेक्शन हुकूमत ही जीता करती है। अगर आप पीपल्स पार्टी के आप मिड टर्म इलेक्शन देखिए तो 2013 तक, 2013 में पीपल्स पार्टी का राउट हो गया, लेकिन 2013 तक वो बाई इलेक्शन बड़े बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे थे। आप गिलानी साहब के बेटे का इलेक्शन देखिए, कितने ह्यूज मार्जिन से उन्होंने जीता था, और उसके बाद गिलानी साहब खुद हार गए। एक तो जो बाई इलेक्शन है उसमें अपोजिशन का जीतना एक जो है वो अपसेट होता है, और वो बहुत अपसेट जो है अपोजिशन पार्टीज कर चुकी हैं। तो अभी तक मेरे ख्याल में हमें बहुत जल्दी करेंगे। और कश्मीर और GB का तो आपको मालूम ही है, उसमें तो हुकूमत ने जीतना ही होता है, और मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है उस पर। मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने जिस तरीके का एक शोर बर्पा किया है और हंगामा खड़ा किया है, वो शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल सही। और अब हम हुकूमत के लिए, क्या ये जो PTI की हुकूमत है उनके लिए नून लीग अभी भी एक ख़तरा वो समझते हैं? क्योंकि जो बातें की जाती हैं वो तो जिस तरह रिवर्स साइकोलॉजी होती है, तो वो वही वाला अंदाज नज़र आता है कि हमें इनसे कोई ख़तरा नहीं है, बार बार दोहराई जाती है। मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी कि हम ज़रा इस हुकूमत की तरफ भी और उनकी इन सारे मामलात की हैंडलिंग के बारे में भी बात करें एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है मुल्की सियासी मामलात और बिलखुसूस नवाज़ शरीफ साहब की जो वीज़ा में तोसी की दरख्वास्त बरतानिया में मुस्तरद हुई, उसके बाद छिड़ने वाली बहस भी। और ब्रेक के बाद मैं सोलंकी साहब आपसे जानना चाहूँगी, क्या वाकई ही इस मौजूदा PTI की हुकूमत के लिए नून लीग ख़तरा नहीं है? क्योंकि जब बात करती है हुकूमत तो ये कहते हैं कि नॉन इलेक्टेड लोगों, या मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब से तो रेलिवेंट ही नहीं है कि उनसे बात भी की जाए। तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ बयानात की हद तक कहा जाता है, या हकीकी तौर पे PTI समझती है कि नून लीग उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती? देखें, अगर नून लीग उनके लिए ख़तरा नहीं है तो इनके 3 साल मुकम्मल होने क्यों हैं और 1 साल बाकी रह गया है। आखिरी साल इलेक्शन का साल होता है, तो ये फिर पूरी अपनी तवज्जो मरकूज़ करें कि जी उन्होंने क्या डिलीवर करना है इकॉनमी में, गवर्नेंस में, फॉरेन पॉलिसी में, ताकि जो है वो उसकी बुनियाद पर अगला इंतखाब लड़ें। लेकिन हुकूमत के जो तमाम वज़रा हैं वो सिवाय मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और नून लीग के सुबह से लेकर रात तक तमाम टॉक शोज़ में इसके अलावा और कोई बात आप सुनते हैं? जो लोग आपके सर पे सवार होंगे आप उन्हीं का नाम लेंगे। तो अगर उनको परेशानी ना होती तो उनका जिक्र ही ना करते। आप ये देखें कि कल से जब से ये खबर ब्रेक हुई है उसके बाद पहले ये खबर जो है वो तमाम चैनल्स को यहाँ से इस्लामाबाद से फीड की गई है, और उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और जो ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं वो क्या जाहिर करता है? वो जाहिर करता है कि वो उनके सर पर सवार है। और ये बात जो है वो इतनी आसानी से हर एक को समझ में आती है, क्योंकि जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब है, और पंजाब के अंदर उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ ही है और कोई जमात है नहीं। किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी होती थी, अब वो पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी हद तक जो है वो वहाँ से उन्होंने साफ कर दी है। तो इस वजह से ये बात, ये अगर अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं तो वो और बात है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक तर्जुमानों के सारे जो इजलास हैं उनका एजेंडा क्या होता है? नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान का कहना कि खुद मुझे जाना पड़ा, बोरिस जॉनसन से बात करनी पड़ी, तब भी मैं जाऊंगा और उनको ले आऊंगा। अगर नवाज शरीफ इतना मुल्क की सियासत का अहम तरीन मसला नहीं है तो फिर उनकी माला क्यों जपते हैं? मुझे नहीं पता कि वो उनके हाथ में जो वो
तस्बीह होती है उस पर क्या पढ़ते हैं, वो खुद ही बता सकते हैं। वो यकीनन खुद ही बता सकते हैं। जैगम साहब, ये क्या वजह है? बड़ी दफ़ा ये दावा भी किया इस हुकूमत ने कि हम बरतानिया से रब्ता कर रहे हैं, उनको वापस लाएंगे, इसकी कोशिशें भी की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। अब एक तरफ पीटीआई हुकूमत के बहुत पॉपुलर अंदाज रहता है ऑप्टिक्स के हवाले से भी, फिर लाइव कॉल्स प्राइम मिनिस्टर साहब की, बज़ाहिर ये जेस्चर दिया जाता है कि हम बड़े रिलैक्स्ड हैं और बड़े अच्छे तरीके से इस मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन हकीकतन अगर बात की जाए तो यकीनन हम मीडिया भी रिपोर्ट करता है इस हवाले से, कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन सामने आती हैं। तो क्या ये पुरसुकून अंदाज दुरुस्त है इस हुकूमत का, या अंदर ही अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है नून लीग से अभी भी? देखिए, नवाज़ शरीफ को कभी भी हुकूमत वापस नहीं लाना चाहती थी, ना चाहेगी। ये उनके हक़ में नहीं है। उनके हक़ में यही है कि वो वहाँ पे रहें और ये यहाँ से उनको गंदा करते रहें। अब जहाँ तक दूसरी बात है, देखिए, इस हुकूमत को ये ख़तरा पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है कि अपोजिशन उसको मुद्दत पूरी होने से पहले हुकूमत से बाहर निकाल फेंकेगी। उसके लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी चाहिए होती है और एक स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग लोगों की तरफ से चाहिए होती है, और वो कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता कि कब ऐसा होगा। लेकिन क्या इमरान खान इज सिटिंग प्रिटी? अब हमारी अगला जो सवाल है वो है इलेक्ट्रल हवाले से। देखिए, जो 2018 का साल था, जो इनकलाब का साल था, जिसमें बेतहाशा पीटीआई अपनी मकबूलियत के इंतहा पर थी, उस वक्त भी उसने सेंटर में भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं की थी, पंजाब में भी उसको सादा अक्सरियत नहीं मिली थी, और बड़ी मुश्किल से उसने इत्तेहादी हुकूमतें दोनों जगहों पे बनाई। तो क्या इस अरसे में पीटीआई ज़्यादा पॉपुलर हो गई है? क्या जो 1.5 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे गिरे हैं वो खुश हैं, वो पीटीआई को वोट देंगे? क्या जो महंगाई में 3 गुना इस अरसे में इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जो फूड आइटम्स हैं उनकी, तो क्या लोग उसको माफ़ कर देंगे? उसकी ज़िम्मेदार पीटीआई किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो एक मारूजी हकीकत है ना कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान ने एक बदतरीन मुआशी बहरान का सामना किया है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो क्या लोग उसके बावजूद इमरान खान ही को वोट देंगे? द ज्यूरी इज़ आउट। लेकिन अभी तक जितने हमें सर्वेज बता रहे हैं, 2 ही तरीके होते हैं। एक तो होते हैं कि पब्लिक ओपिनियन पोल्स, जो अच्छे पोल्स होते हैं, वो हमें बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए अभी तक अच्छी खबर नहीं है। दूसरी बात, जितने मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, एक आध को छोड़ के, वो भी यही बता रहे हैं कि हुकूमत अभी तक पॉपुलर नहीं है, उतनी पॉपुलर भी नहीं है जितनी वो हुकूमत बनाते वक्त थी। अब आगे टाइम मौजूद है, क्या वो डिलीवर कर पाते हैं, लोगों तक पहुंच पाते हैं, कोशिश कर पाते हैं, अब ये इमरान खान साहब तक पर है। अभी तक हमने यही देखा, जैसे सोलंकी साहब ने भी इशारा किया, कि पहले 2-2.5 साल तो उन्होंने एक सिंगल पार्टी हेजेमनी बनाने में गुजार लिए कि एक पार्टी की मुकम्मल अजारादारी हो और अपोजिशन को तो बिल्कुल रगड़ दिया जाए। वो फेज़ ख़त्म हो गई। 1.5 साल से अपोजिशन भी बहुत वोकल है और अपनी जगह बना चुकी है। तो अब बिल्कुल उस तरह की सियासत हुकूमत करने की कोशिश कर रही है जिस तरीके की उसको शुरू से करनी चाहिए थी। तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? तो सियासत में 1.5 साल 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। देखते हैं, खास तौर पे इलेक्शन के करीब आके जो वेव्स आती हैं, पब्लिक सेंटीमेंट की एक वेव्स क्रिएट होती हैं, वो किस तरह क्रिएट होती है, इस 1.5 साल में ये किस तरह परफॉर्म करते हैं, अपोजिशन कैसे परफॉर्म करती है। आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करेंगे कि अगले इलेक्शन में मंजरनामा क्या होगा। मैं अब सोलंकी साहब, आपसे बड़ा एक अहम सवाल है और वक्त भी ख़त्म हो रहा है, मैं क्विकली पूछ लेती हूँ। अब शहबाज शरीफ साहब भी सारी सूरत हाल में एक हकीकत तो हैं, उनका वो पाँव पकड़ने वाली बात, अगर उस पर वो कामयाब हो जाते हैं, उस पर एग्री करवा लेते हैं, उसका नुकसान आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा किसको होगा? खुद PMLN की साख को, या इस मौजूदा हुकूमत को, जिनको लगता है कि उस मुकाम पर सिर्फ वही हैं, या फिर सब लोग भूल जाएंगे और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा PMLN का? देखें, वो पाँव नवाज शरीफ साहब के पकड़ने वाले थे, वो पहले भी पकड़े हैं और नवाज शरीफ ने उनकी बात मानी है। लेकिन जो 3 ट्वीट्स अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले किए हैं, उससे लगता है कि उन्होंने पाँव जो है वो छुपा लिए हैं। तो अब जब पाँव नजर नहीं आ रहे तो वो पकड़ेंगे किस चीज़ को। लेकिन जो बात है यही है कि रैंक एंड फाइल में कुछ लीडर्स, सीनियर लीडर्स ज़रूर शहबाज शरीफ साहब की बात सुनते हैं, लेकिन जो कारकुनों की अक्सरियत है वो अभी तक उधर लंदन में नवाज शरीफ और लाहौर में मरियम नवाज।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ज़ैगम खान। आप लोगों की कीमती राय हमारे नाजरीन ने भी आज मुलाहिज़ा की। आपसे इंशाल्लाह नाजरीन अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।